नमस्ते। जैसे जैसे कैलेंडर पर तारीखें आगे बढ़ रही हैं, हर निवेशक की नज़र बस एक ही दिन पर टिकी है, बजट 2026। तो सवाल ये है कि इस बार क्या होगा? क्या बाजार को वो रफ्तार मिलेगी जिसका हम सबको इंतजार है? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस महीने की शुरुआत में इंडिया विक्स मतलब जिसे हम बाजार की घबराहट का मीटर भी कहते हैं, वो था 9.15 पर। और अब ये 14 के भी पार निकल चुका है। ये है पूरे 55% का उछाल सिर्फ इसी महीने में। इससे साफ पता चलता है कि बजट में जो टैक्स या पॉलिसी बदलने की बातें हो रही हैं, उसको लेकर निवेशक कितने बेचैन हैं। और बस इसी वजह से बाजार में इतनी जबरदस्त हलचल मची हुई है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। 2025 में जब अमेरिका का नैस्डैक 17% भागा और जापान का निक्की तो मानो रॉकेट ही बन गया 34% ऊपर, और हमारा निफ्टी सिर्फ 8.47% का रिटर्न। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि पूरी दुनिया के बाजार तो दौड़ रहे थे और हम बस वहीं खड़े रह गए? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बजट इस सुस्ती को तोड़ पाएगा? तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बजट से पहले बाजार का हाल, फिर सोने पर बजट का असर, ये एक मजेदार केस स्टडी है। उसके बाद अर्थव्यवस्था की बड़ी चुनौतियां, किन सेक्टर्स पर नजर रहेगी, निवेशकों की चिंताएं क्या हैं, और आखिर में सबसे जरूरी, हमारी आगे की रणनीति क्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। बजट से पहले बाजार का हाल समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौल में इतनी घबराहट है क्यों। और इस घबराहट की एक बहुत बड़ी वजह है ये आंकड़ा। देखिए, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने 2025 में इंडियन मार्केट से 14,40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम निकाल ली। अब वजह चाहे कहीं और बेहतर रिटर्न की तलाश हो या फिर यहाँ की बढ़ी हुई वैल्यूएशन, लेकिन जब इतना बड़ा अमाउंट मार्केट से बाहर जाता है ना, तो दबाव बनना तो तय है। FIIs का पैसा निकालना तो एक बात हुई, लेकिन यह भी सच है कि बजट का बस एक ऐलान, सिर्फ एक ऐलान, बाजार की पूरी दिशा बदल सकता है। इसकी असली ताकत क्या है, इसे समझने के लिए चलिए 2024 के बजट की एक कहानी देखते हैं। सोने की कहानी, जिसने कई इन्वेस्टर्स को सच में चौंका दिया था। तो हुआ क्या था? बजट से ठीक पहले सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी थी 15%। ठीक है, बजट वाले दिन सरकार ने ऐलान किया और इसे घटाकर सीधा कर दिया 6%। और इसका असर ये हुआ कि सोना एक ही झटके में 5% सस्ता हो गया। बस यही दिखाता है कि बजट का एक फैसला पूरे मार्केट को कैसे हिलाकर रख सकता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि इसका असर पड़ा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के इन्वेस्टर्स पर। देखिए, सरकार ने इन बॉन्ड्स में निवेश को काफी प्रमोट किया था, लेकिन जब इंपोर्ट ड्यूटी घटी तो सोने का बाजार भाव गिर गया। अब क्योंकि इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी रिटर्न सोने के भाव से ही जुड़ा होता है, तो कई निवेशकों के अनुमानित मुनाफे पर सीधा असर पड़ गया। मतलब ये बजट की ताकत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन बड़ी आर्थिक चुनौतियों को देखते हैं जिनके बीच वित्त मंत्री को ये पूरा बजट तैयार करना है। तो देखिए, एक तरफ 8% की रियल GDP ग्रोथ है, जो सुनने में तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि 2022 में ये 18.9% थी। मतलब रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार को वित्तीय घाटे को भी काबू में रखना है। टारगेट है FY26 में 4.4% और FY27 में 4.2%। यह अनुशासन बाजार के लिए तो एक अच्छा संकेत है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका के ट्रेड टैरिफ का दबाव भी हमारे एक्सपोर्टर्स पर लगातार बना हुआ है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार है। वो कौन से सेक्टर्स हैं जो इस बजट में चमक सकते हैं? तो लिस्ट में सबसे ऊपर है रेलवे। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को देश की ग्रोथ का इंजन मानती है और इस पर फोकस लगातार बना हुआ है। तो उम्मीद क्या है? उम्मीद है कि रेलवे के कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में 5 से 6% का इजाफा हो सकता है। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी नई मॉडर्न ट्रेनों का नेटवर्क और भी बढ़ाया जा सकता है। तो जाहिर है RVNL, आइकॉन और IRCTC जैसे स्टॉक्स पर नजर रखना तो बनता है। रेलवे के बाद दूसरा बड़ा सेक्टर जिस पर फोकस रहेगा वो है डिफेंस। यहां आत्मनिर्भर भारत का मंत्र सबसे ज्यादा गूंज रहा है।
आज की तारीख में देश में डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े को छू चुका है और सरकार का लक्ष्य और भी बड़ा है, 2029 तक 5,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, अगर इस सेक्टर के लिए कुछ अच्छा ऐलान होता है तो BEL और HAL जैसे स्टॉक्स सबकी नजरों में रहेंगे। और तीसरा अहम सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। अब क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण की जो चिंताएं हैं, उनके बीच ये सेक्टर तो बहुत ही जरूरी हो गया है। भारत का एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। अब इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो सरकार को मदद तो करनी ही होगी। इसीलिए बजट में सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी सिस्टम्स के लिए कुछ इंसेंटिव्स की उम्मीद की जा रही है। और इस ग्रीन रेस में टाटा पावर और अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस जैसे बड़े खिलाड़ी, उन पर तो सबकी नजर रहेगी ही। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो शायद हर रिटेल इन्वेस्टर के मन में चल रहा है, टैक्स, और साथ ही बाजार के सामने खड़े बड़े जोखिम। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल, क्या इस बार इन्वेस्टर्स को टैक्स में कोई राहत मिलने वाली है? देखिए, उम्मीदें तो बहुत हैं। निवेशक चाहते हैं कि LTG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को वापस 10% कर दिया जाए, STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को भी कम किया जाए। लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट्स का यही मानना है कि सरकार के खर्चों और वित्तीय दबाव को देखते हुए टैक्स में किसी भी तरह की कटौती की संभावना न के बराबर है। टैक्स की बात तो एक तरफ, 2026 के लिए 3 और बड़े रिस्क हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना ही होगा। पहला, अगर अमेरिका में AI का बबल फट गया तो इसका असर पूरी दुनिया के मार्केट्स पे पड़ेगा, हम पर भी। दूसरा, अगर इंडिया US ट्रेड डील में और देरी हुई तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दबाव में आ जाएगा। और तीसरा, अगर FIIs ने अपनी बिकवाली का सिलसिला जारी रखा तो बाजार के लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें हो गईं, इतने सारे रिस्क हैं, उम्मीदें हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बजट के बाद एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? क्या हो आगे की रणनीति? तो इस माहौल में सही रास्ता क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि किसी एक स्टॉक पर दांव लगाने से बेहतर है कि पूरे सेक्टर पर फोकस किया जाए। इसके लिए ETFs एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरी बात, ऐसी कंपनियों को चुनें जो बड़ी हैं यानी लार्ज कैप हैं और जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है। और तीसरी और सबसे अहम बात, कंज्यूमर डिमांड और एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखें। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि क्या सिर्फ एक बजट, क्या वाकई एक बजट में इतनी ताकत है कि वो भारत के ग्रोथ इंजन को फिर से पूरी रफ्तार दे सके? या फिर जो ग्लोबल चुनौतियां हमारे सामने हैं वो अब इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि उन्हें पार करना बहुत मुश्किल है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।